तो लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स की चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स के लिए हमने ये परिभाषा करी थी ऑलमोस्ट, कि जो पोलराइजेशन वेक्टर है वो प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक। और इसलिए जो D है, D वेक्टर, वो D वेक्टर एप्सिलॉन नॉट E और प्लस P, अर्थात एप्सिलॉन नॉट E और प्लस एप्सिलॉन नॉट ससेप्टिबिलिटी और फिर से E यहाँ, एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी एंड E। अब ये जो क्वांटिटी है 1 प्लस काई E, इसको कैपिटल K लिखते हैं अक्सर, और इसको कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो ऐसा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये नाम आपका ज़रूर सुना हुआ होगा जब आप कैपेसिटर्स वगैरह आपने किया होगा क्लास 12 में, तो उसमें डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एसेंशियली वो ये है, लीनियर डाइलेक्ट्रिक हम लोग मान करके चलते हैं और फिर उसमें वहाँ से ये K निकालते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, हवा है, तो फिर K बराबर 1, और अगर 1 यानी डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर, ऑफ कोर्स हवा का कितना प्रेशर है, थोड़ा सा 1 से ज़्यादा हो सकता है। अदरवाइज बाकी के जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं तो K 1 से कुछ ज़्यादा। पानी के बारे में बहुत चर्चा होती है, पानी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो बहुत ज़्यादा है, T के अराउंड है। और अमूमन जो माइका शीट और प्लास्टिक्स और ये सब होते हैं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2, 3, 4, 5 इस रेंज में सामान्यतः पाया जाता है, लेकिन पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है बहुत ज़्यादा है। ये जो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, ये हमारे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। ये फ्रीक्वेंसी पर बहुत डिपेंड करता है। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वैरी करता है और हाई फ्रीक्वेंसी पर वैरी करता है तो फिर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बदलते हैं, वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होते हैं। और अगर आप ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसीज पर चले जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट में जो है उस फ्रीक्वेंसी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा होगा तो फिर ये पानी का इतने से घट करके कहीं 2 या 2 से भी कम ऐसा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका बन सकता है। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखने की है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। इस इक्वेशन को अगर हम दोबारा लिखें इसका इस्तेमाल करके तो हम लिखेंगे D बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू E, ऐसा। और इसको अक्सर लोग लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन E, ऐसा भी लिखते हैं। और ये एप्सिलॉन लिखते हैं किसके लिए? एप्सिलॉन नॉट K के लिए। और इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। और अगर फ्री स्पेस है, मटेरियल नहीं है या हवा है जो कि ऑलमोस्ट फ्री स्पेस के जैसी ही है, तो वहाँ पे K बराबर 1, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ऐसा एप्सिलॉन नॉट का नाम है, और इसको परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल ऐसा इसका नाम है। तो ये D के साथ में इसका रिश्ता है। अब जैसे हमने D के टर्म्स में गॉस लॉ लिखा था, डाइवर्जेंस ऑफ D इज इक्वल टू रो एफ, फ्री चार्ज डेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम जानते हैं डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल रो है, ये इसमें बाउंड चार्ज डेंसिटी और फ्री चार्ज डेंसिटी दोनों है। और आप ये भी जानते हैं कि ये कूलम्ब्स लॉ से आप इस गॉस लॉ को डिराइव कर सकते हैं
और गॉस लॉ से आप कूलम लॉ को डिराइव कर सकते हैं, और उसके लिए अगर उसको मान करके इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार की चीज़ बनती है, Q डिवाइडेड बाई 4πε0 आर स्क्वायर आर कैप। अगर एक सिंगल पॉइंट चार्ज हो ओरिजिन पे और डिस्ट्रीब्यूशन हो तो आप खूब अच्छी तरह जानते हैं कि कैसा लिखना है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। लेकिन बेसिक इक्वेशन यही है, इसी का हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं अगर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है या एक से ज़्यादा चार्जेस हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में, तो बेसिक चीज़ यही है। तो इसको हम कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बोल सकते हैं, और ये गॉस लॉ है। तो गॉस लॉ को अगर हमने इस्तेमाल करके और ये भी निकाला था, कूलम्स लॉ भी निकाला था, और कूलम्स लॉ को इस्तेमाल करके गॉस लॉ भी निकाल सकते हैं। उसी स्पिरिट में अगर मैं इसको देखूं, इस इक्वेशन से अगर ये इक्वेशन बन सकता है तो इस इक्वेशन से वही सब काम करें तो क्या बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, D बराबर, अगर एक पॉइंट चार्ज हो, फ्री पॉइंट चार्ज हो, और उसके कारण से अगर हमें D लिखना हो तो QF/4πr² आर कैप ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिकल स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है। यहाँ से आने में जो जो स्टेप्स हुए हैं वही स्टेप्स यहाँ से अभी आप उठा सकते हैं, और तब फिर आपको यहाँ पर रो बाई एप्सिलॉन नॉट है, वो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर नहीं है, तो ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर नहीं अपीयर करेगा, और बाकी सब कुछ वही होता हुआ, और ये इक्वेशन निकल करके इसमें से आएगा जैसा आप करते हैं। तो टोटल चार्ज से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, वैसे ही टोटल फ्री चार्ज, केवल देख लें बाउंड चार्ज छोड़ दें, तो हम लोग उस पॉइंट का D भी लिख सकते हैं इसके अनुसार। तो एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए कि आपके पास में एक डाइलेक्ट्रिक का कोई मटेरियल है ये, और उसके पास में एक फ्री चार्ज हम लाते हैं Q, एक फ्री चार्ज ला करके हम यहाँ पे रखते हैं, और इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से ये पोलराइज होगा, और पोलराइज हो करके इसमें कुछ न कुछ ये चार्ज डेंसिटीज़ आएंगी। ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्जेस कुछ इधर आएंगे, पॉजिटिव चार्जेस कुछ उधर जाएंगे, ऐसा करके चार्ज सेपरेशन होगा इसके अंदर में। अनचार्ज है, टोटल चार्ज तो ज़ीरो ही रहना है। Q अगर पॉजिटिव है तो उसके सामने के हिस्से में नेगेटिव चार्जेस और दूर के हिस्सों में पॉजिटिव चार्जेस, ऐसे कुछ यहाँ पर बंटवारा होगा इसका। ये बाउंड चार्जेस हैं, ये जो चार्जेस अपीयर हो रहे हैं ये सब बाउंड चार्जेस हैं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, फ्री चार्जेस है नहीं, और इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है, तो क्लाउड शिफ्ट हो रहे हैं या रीओरिएंटेशन हो रहा है डाइपोल मोमेंट्स का, और उसके कारण से ऐसा यहाँ पे हमें मिलेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। अब कोई पॉइंट अगर ले लें हम यहाँ पे, और इस पॉइंट पर हम D पूछें कि यहाँ पर इस पॉइंट पर D कितना है, तो इसके कारण से हम इस सूत्र का इस्तेमाल अगर करते हैं तो यहीं पे फ्री चार्ज है, यहाँ फ्री चार्ज नहीं है, यहाँ फ्री चार्ज नहीं है, यहाँ फ्री चार्ज नहीं है, तो इसके अनुसार अगर हम चलते हैं तो D, इस पॉइंट का कुछ नाम दे लें A, D at A, वो होगा ये Q और डिवाइडेड बाई 4πr², 4πr² आर कैप। क्या है, ये है R, ये है R और ये है आर कैप। इस डायरेक्शन में इतने मैग्नेट का D होना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप लिखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, तो इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है Q डिवाइडेड बाई 4πε0 r² आर कैप। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनके कारण से भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, जब चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होने ही होने हैं, तो इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसमें ऐड होगा, और उसको हम लोग लिख देते हैं ई बाउंड, यानी बाउंड चार्जेस के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड, और होना ही है। यहाँ जो नेगेटिव चार्जेस आए हैं वो कुछ ऐसा फील्ड पैदा करेंगे, ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो कुछ ऐसा फील्ड पैदा करेंगे, और मिला करके एक वो ई भी तो बनेगा ही बनेगा। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसलिए D अगर हम लिखें यहाँ से D, जो कि है ε0 E और प्लस P,
तो एप्सिलॉन नॉट ई करेंगे तो q बाई 4 पाई और आर स्क्वायर, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया आर कैप और प्लस ई बी, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, तो यस एप्सिलॉन नॉट इंटू ई बी, ऐसा ये वाला एप्सिलॉन नॉट से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिया और एप्सिलॉन नॉट से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिया प्लस p यानी 0, क्योंकि ए पॉइंट पर जहाँ ये सारी चर्चा हो रही है कोई मटेरियल नहीं है और यहाँ पर अगर मटेरियल नहीं है तो कोई डाइपोल मोमेंट भी नहीं है और डाइपोल मोमेंट नहीं है तो फिर पोलराइजेशन भी नहीं है, तो p बराबर तो यहाँ 0 है, तो ये d बना, ये d बना। इधर के सूत्र से इस सूत्र से हम आए थे तो ये d बना था और ये बराबर नहीं है, ये और ये बराबर नहीं है क्योंकि ये टर्म यहाँ पर एक्स्ट्रा है। तो इसके कारण से ये जो बाउंड चार्जेस हैं उसके कारण से d को हम लोग भूल नहीं सकते, उसके कारण से भी d आ रहा है क्योंकि उसके कारण से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोलराइजेशन 0 है, तो मिलकर के वहाँ भी d आ रहा है। तो वास्तव में ये सही इक्वेशन है और ये हमारा इक्वेशन सही है नहीं। लेकिन क्यों नहीं सही है? अगर ये इक्वेशन सही है तो फिर ये क्यों नहीं सही है? जब ये सही था और इसी का इस्तेमाल करके इसी से हम लोग लिखते हैं E डॉट dA इक्वल टू Q इनसाइड, टोटल Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से वही काम हम कर सकते हैं, तो D डॉट dA कर सकते हैं, यहाँ पर D डॉट dA कर सकते हैं और ये बराबर जो है उसको Q फ्री ऐसा आने वाला है। वही सारे आर्ग्यूमेंट्स हम लेके चल सकते हैं। वैसे ही एक पॉइंट चार्ज QF लेकर के स्फेरिकल सरफेस बना करके और इसका उपयोग करके हम D का मान निकाल सकते हैं जैसे उसमें से निकाला था। तो ये क्यों नहीं सही है? जब ये स्ट्रक्चर दोनों का एक ही है तो फिर ये स्ट्रक्चर अलग क्यों है? ये इक्विवेलेंट क्यों नहीं है? इसलिए कि जो फील्ड होता है वो सिर्फ डाइवर्जेंस से डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं उसको। वेक्टर फील्ड के लिए डाइवर्जेंस फंक्शन अगर सब जगह दिया हुआ हो, सब जगह, एक किसी एक पॉइंट पर नहीं, एज ए फंक्शन ऑफ r थीटा फाई, एज ए फंक्शन ऑफ स्पेस पॉइंट, अगर डाइवर्जेंस सभी जगह दिया हुआ हो तो उससे आप उस फील्ड को पूरा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। डाइवर्जेंस के साथ कर्ल का भी फंक्शन अगर सभी जगह दिया हुआ हो और प्लस बाउंड्री पर क्या हो रहा है वो दिया हुआ हो, बाउंड्री कंडीशंस दे रखे हों, तब वो फील्ड यूनिकली डिटरमाइन होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस के अंदर में कर्ल ऑफ E इज 0, कर्ल ऑफ E 0 है, तभी हम पोटेंशियल वगैरह की बात करते हैं। लेकिन कर्ल ऑफ D अगर आप निकालेंगे तो वो 0 होना जरूरी नहीं है, इट्स नॉट ऑलवेज 0। तो यद्यपि डाइवर्जेंस का इक्वेशन का मैथमेटिकल स्ट्रक्चर एक जैसा है, लेकिन कर्ल इक्वेशन का मैथमेटिकल स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं है और इसलिए E के फॉर्म में और D के फॉर्म में बहुत कुछ अलग है। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखनी है। आपको D अगर निकालना हो तो कभी ये कुलम टाइप इस्तेमाल करने की कोशिश मत कीजिएगा। E निकालना हो तो ये सुविधाजनक है तो कर लीजिए, ये सही है, और ये सुविधाजनक है तो ये कर लीजिए, ये सही है। लेकिन अगर D निकालना हो तो इस तरह का इक्वेशन यूज़ करने की कोशिश मत कीजिएगा, सीधा इससे काम कीजिएगा, इससे काम कीजिएगा, सिमिट्री का इस्तेमाल करके, और वहाँ से आप D निकाल सकते हैं। यहाँ से आप कूलम टाइप इक्वेशन उसके लिए नहीं लिख सकते। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है इस कैपिटल D को लेकर के, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लेकर के, कि किसी सरफेस के अक्रॉस दोनों साइड में, सरफेस के इस साइड में और सरफेस के उस साइड में D पर क्या रिलेशंस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पर रिलेशंस हम लोगों ने डिराइव किए थे। नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस अ सरफेस वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है अगर वहाँ चार्ज डेंसिटी हो। ध्यान होगा आपको, अगर कोई सरफेस है
और इस सरफेस के जस्ट एक साइड में एक पॉइंट है और जस्ट दूसरे साइड में दूसरा पॉइंट है, साइड 1 और साइड 2। ये दोनों पॉइंट्स इसके इस प्लेन में नहीं है, एक प्लेन से ऊपर है और दूसरा प्लेन से नीचे है। और यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, इसके जस्ट नीचे ये सरफेस है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे E2 है, यहाँ पर E1 है, और इसको आप साइड 1 कह लीजिए और इसको साइड 2 कह लीजिए। एक साइड 1 हो गया, एक साइड 2 हो गया, इधर E1 है और इस साइड में E2 है। तो साइड 1 की तरफ अगर आप एक नॉर्मल डाल दें और E1 का भी इसी डायरेक्शन में कंपोनेंट ले और E2 का भी इसी डायरेक्शन में कंपोनेंट ले और उसको आप E1n और E2n ऐसा बोले, तो E1n माइनस E2n ये बराबर सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोगों ने बाउंड्री कंडीशन का भी डिराइव किया होगा। और टेंजेंट की तरफ अगर इसको देखें, इस प्लेन के पैरेलल के डायरेक्शन में अगर हम कंपोनेंट्स देखें, E1t इज इक्वल टू E2t। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए हम लोगों ने ये किया था, कर्ल ऑफ 0 से ये लेकर के आए थे और डाइवर्जेंस ऑफ E से हम ये लेकर के आए थे। ऐसे ही बाउंड्री कंडीशंस हम कैपिटल D के लिए भी लिख सकते हैं और प्रोसीड्यूर भी वही है जैसा वहाँ किया था। अगर हमारे पास में ऐसे एक सरफेस है और उस सरफेस के ठीक ऊपर में एक पॉइंट है और सरफेस के नीचे में एक पॉइंट है, ये साइड 1 है, ये साइड 2 है और इधर ये n है, तो वैसे ही आप एक पिल बॉक्स बनाइए, यहाँ पर एक डेल्टा ए का एरिया लीजिए, वैसा ही डेल्टा ए का एरिया यहाँ पर लीजिए और फिर पॉइंट बाय पॉइंट उनको ज्वाइन कीजिए। और ये हाइट बिल्कुल कम, जस्ट इस साइड में और जस्ट उस साइड में, तो सरफेस के इधर और सरफेस के इधर क्लोज टू दैट, तो इसलिए ये हाइट बहुत कम रखें। और फिर अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं D.dA इक्वल टू QF, ये है अपना इक्वेशन, डाइवर्जेंस ऑफ D इज इक्वल टू रो एफ, वहाँ से ये मिलेगा और इस पर इस्तेमाल करें। तो यहाँ अगर मान लीजिए D1 है, यहाँ अगर मान लीजिए D2 है, तो आप उसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। कर्व्ड सरफेस पर भी D हो सकते हैं उधर और इधर, लेकिन चूंकि इसकी हाइट हम डिमिनिशिंगली स्मॉल ले रहे हैं तो वहाँ से कोई कंट्रीब्यूशन हम कंसिडर नहीं करेंगे, इन्हीं दोनों फ्लैट पार्ट से ही कंसिडर करेंगे। और यहाँ अगर देखते हैं तो यहाँ जो ये D.dA है वो बन जाएगा D1n, ये इधर का कंपोनेंट, इस साइड का कंपोनेंट, और फिर एरिया ऐसा। D.dA जब करेंगे तो ये D का मैग्नीट्यूड, DA का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा दोनों के बीच का, तो जो कॉस थीटा है वो इसके साथ में मिल करके ये नॉर्मल के साइड में कंपोनेंट बना लेगा और ये मैग्नीट्यूड यहाँ आ जाएगा। और यहाँ से अगर देखते हैं तो फ्लक्स देखने के लिए मुझे इस नॉर्मल के साथ में डॉट प्रोडक्ट करना है, और इस नॉर्मल के साथ में जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम, और हम उधर D2n हमने डिफाइन किया हुआ है इस तरफ के कंपोनेंट को, ऊपर की तरफ के कंपोनेंट को, तो फिर वो एक माइनस के साथ मुझको लिखना पड़ेगा। यहाँ जो ये हम D2 डॉट ये वाला DA करना है मुझे, और हम लिखना चाहते हैं उसको D2n डेल्टा ए, ऐसा लिखना चाहते हैं। तो एक्चुअली वो इधर के कंपोनेंट से मुझे ये एरिया को मल्टीप्लाई करना है और इधर का कंपोनेंट उधर के कंपोनेंट का माइनस होता है, तो ये ऐसा। और कर्व सरफेस से जो कंट्रीब्यूशन है उसको मैंने नेग्लेक्ट किया है क्योंकि ये हाइट बहुत कम ले रहे हैं, टेंडिंग टू 0 ले रहे हैं, बराबर QF। अब इसके बीच में कितना QF आ गया, यहाँ पे क्या QF है, क्योंकि जो भी मटेरियल का सरफेस है उस सरफेस पर ही है, सरफेस के जस्ट इधर और सरफेस के जस्ट उधर। अगर कोई फ्री चार्ज, अगर कोई बाउंड चार्ज है, फ्री चार्ज है, कोई भी चार्ज है, तो इसी के ऊपर है, इस बॉक्स के अंदर यही है जहाँ पर कि चार्ज हो सकता है। और केवल फ्री चार्ज मुझे लिखना है, तो ये सिग्मा F इंटू डेल्टा ए ये बना, यानी D1n माइनस D2n इज इक्वल टू सिग्मा F, ये कंडीशन बना। ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि यहाँ E1n और E2n के ऊपर था, वैसा ही यहाँ पे ये टोटल चार्ज है और ये केवल फ्री चार्ज है। अगर फ्री चार्ज नहीं है,
जैसे ये डाइलेक्ट्रिक का सरफेस है, मान लीजिए नीचे डाइलेक्ट्रिक है, ऊपर हवा है, ये इसके नीचे पूरा डाइलेक्ट्रिक है, ये पूरा डाइलेक्ट्रिक है और ये हवा है, और ये सरफेस जो है जो डाइलेक्ट्रिक की सरफेस है और कोई फ्री चार्ज नहीं रखा गया है, पोलराइजेशन के कारण से कुछ बाउंड चार्ज आ गया होगा सरफेस पे, तो उसके कारण इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, d1n विल बी इक्वल टू d2n। अगर फ्री चार्ज नहीं है तो बाउंड चार्ज हो तो भी और बाउंड चार्ज नहीं हो तो भी d1n विल बी इक्वल टू d2n। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका नॉर्मल कंपोनेंट कंटिन्यूअस होगा अगर फ्री चार्जेस सरफेस पर नहीं हैं तो। इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो कर्ल ऑफ डी कितना है और किस सिचुएशन के अंदर में क्या है वो ज़ीरो नहीं है। ये हम लोग इसलिए लिख पाए थे क्योंकि कर्ल ऑफ ई ज़ीरो हुआ करता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर्ल ऑफ ई ज़ीरो हुआ करता था, इसलिए ये इक्वेशन लिख पाए थे। इसके लिए हम लोग यहाँ पर ऐसा कोई इक्वेशन नहीं लिखेंगे। अब आप थोड़े कैपेसिटर की बात हम लोग करेंगे। अगर एक कैपेसिटर है, डाइलेक्ट्रिक से आपका परिचय इसी माध्यम से आया ही होगा स्कूल के अंदर में। अगर कोई कैपेसिटर है और उस पर मान लीजिए आपने कुछ चार्ज दे करके रखा हुआ है, सिग्मा प्लस सिग्मा यहाँ और माइनस सिग्मा यहाँ, प्लेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका कुछ कैपेसिटेंस है और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, और उसके अंदर अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ला के रख देते हैं, लीनियर डाइलेक्ट्रिक, लीनियर डाइलेक्ट्रिक का स्लैब ला के रख देते हैं, कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो आपको पता है के टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाता है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हो जाती है। तो उसको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। थोड़ा हमने ये एग्जांपल पहले लिया हुआ है कि इसके अंदर में एक पोलराइजेशन आएगा, पोलराइजेशन के कारण से यहाँ कुछ नेगेटिव चार्जेस आएंगे, यहाँ कुछ पॉजिटिव चार्जेस आएंगे। माइनस पी ये यहाँ और प्लस पी ये यहाँ, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी इतनी आएगी, अंदर में इंटीरियर में कोई चार्ज नहीं होगा, बाउंड चार्ज ज़ीरो होगा। यूनिफॉर्म पोलराइजेशन एक्चुअली इस केस में आना है। ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है, ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है। अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक है मेरा किसी भी शेप का, कोई लीनियर डाइलेक्ट्रिक, और इस लीनियर डाइलेक्ट्रिक में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह लगा करके और इसको पोलराइज कर दिया गया है, जरूरी नहीं है, हम पहले से नहीं कह रहे हैं कि कैसा पोलराइजेशन है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, लीनियर डाइलेक्ट्रिक है बस, और इसको पोलराइज कर दिया गया है, तो अंदर में रो भी इसका ज़ीरो होता है, अनलेस कि आपने उस पर इस डाइलेक्ट्रिक के ऊपर फ्री चार्जेस ठूंसे हुए हों। तो अगर जस्ट डाइलेक्ट्रिक है और इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह लग करके उसका पोलराइजेशन हो गया है, और पोलराइजेशन के कारण से फिर सिग्मा बी बराबर पी डॉट एन कैप और रो बी बराबर माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी, ये चीज़ आप देख रहे हैं कि सिग्मा बी कितना है और रो बी कितना है, तो आपको ये इंश्योर कर देते हैं कि रो बी बराबर ज़ीरो होगा। जो भी चार्ज आने हैं वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर ही आने हैं। कैसे कहते हैं हम ये बात हम ऐसे कहते हैं कि अगर आप डाइवर्जेंस ऑफ पी देखिए, लीनियर डाइलेक्ट्रिक है तो डाइवर्जेंस ऑफ पी को कहेंगे हम डाइवर्जेंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट टाइम्स काई ससेप्टिबिलिटी टाइम्स ई। और अगर आप चाहें कि इसमें लिखना, स्काई की जगह आप k-1 लिख सकते हैं और ई, तो एप्सिलॉन नॉट k-1 तो कांस्टेंट हो गया, डाइवर्जेंस ऑफ ई। और डाइवर्जेंस ऑफ ई ही क्यों, आप उसको डी में ले जाइए, आप उसको डी में ले जाइए। अगर एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी बराबर है डी, तो एप्सिलॉन नॉट ई प्लस एप्सिलॉन नॉट काई ई इज इक्वल टू डी, और इसलिए एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस काई ई
टाइम्स ई बराबर डी, और ये के हो गया, तो ई इज डी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के। तो इसको आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट के माइनस 1 एंड डाइवर्जेंस ऑफ ई की जगह पर आप ये इतना लिख लीजिए। तो यहाँ पे हो गया ये डी और यहाँ हो गया ये एप्सिलॉन नॉट के। और डाइवर्जेंस ऑफ डी क्या है? डाइवर्जेंस ऑफ डी है रो एफ। तो अगर इस डाइलेक्ट्रिक के वॉल्यूम के अंदर में, इसके इंटीरियर में हमने जबरदस्ती फ्री चार्जेस इंजेक्ट नहीं किए हैं बाहर से, और ये रो एफ 0 है, तो वैसी हालत में ये डाइवर्जेंस P भी 0 होगा। और डाइवर्जेंस P 0 होने का मतलब है कि ये रो भी को 0 होना पड़ेगा। तो अमूमन जो डाइलेक्ट्रिक्स हम लोग रखते हैं और कहीं फील्ड वगैरह लगा करके उसके पास में चार्जेस वगैरह लगा करके उसको पोलराइज करते हैं, तो जो चार्जेस अपीयर करते हैं, इंड्यूस्ड चार्जेस जो अपीयर करते हैं, वो सिर्फ उसके सरफेस पर ही इंड्यूस करते हैं, वॉल्यूम के अंदर में वो चार्जेस इंड्यूस नहीं करते हैं अगर ये लीनियर डाइलेक्ट्रिक हो। यहाँ हम अपनी इस लेक्चर को छोड़ेंगे और इस कैपेसिटर को लेकर के कुछ और चर्चाएं करेंगे।